सभी को नमस्ते। डू आई नीड टू डू दिस? हाँ, बढ़िया। सभी को नमस्ते। हमारे 3 दिन के सत्र का आज दूसरा दिन है। कल 4 सत्रों में जिस बात को रखा उस बात को मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, आप लोगों के ध्यान में भी पुनः वो सारी बातें आ जाएं, है ना। इस अर्थ में जो चौथा सत्र था उसमें हमने मानव के चैतन्य पक्ष को लेकर के चर्चा शुरू करी थी और मानव के चैतन्य पक्ष को आपके सामने खोल करके रखा था। इस चैतन्य पक्ष का अध्ययन हमें करना है आज के दिन में और इसको हम पूरा करेंगे, है ना। लेकिन फ़िलहाल चलिए इसको थोड़ा सा वापस बोल भी देती हूँ, क्या क्या देख लिया था मिटाने से पहले। तो हमने देखा था चैतन्य पक्ष की कुछ क्रियाएं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। चैतन्य में इस तरीके की 5 क्रियाएं हैं। मन को मैंने कहा था मन स्वभाव से रसज्ञ है, रसास्वादन करने वाला है। जो भी हमको एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस एक्चुअली मन के लेवल पे होता है। जो हम कहते हैं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, है ना। तो ये अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना जो है ये मन के स्तर पर होता है। मन में एक बाय डिफ़ॉल्ट आस्वादन के रूप में सुख की अपेक्षा रखी हुई है। यदि सुख की अपेक्षा पूरी नहीं है तो मन जो है दूसरे प्रकार से चयन करना शुरू करता है। और जैसा कि गोविंद भाई ने बताया कि जैसा सोचा वैसा हो गया तो उसको तृप्ति लगती है, ठीक लगता है, और जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ तो कहता है दूसरे प्रकार से चयन करना शुरू करता है। आज हम इनको डिटेल में लेंगे। फिर तुलन को मैंने बताया था, हम सभी तुलन करते हैं, है ना। तो तुलन करते हैं प्रिय, हित और लाभ के आधार पर, और जो हमने प्रिय, हित, लाभ के आधार पर तुलन कर लिया, निर्णय हो गया, निर्णय के बाद एक योजना को, एक क्रमवार एक कार्यक्रम बना लेते हैं, उसको हम कह रहे हैं विश्लेषण कर लेते हैं, कि एल्गोरिदम हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से और डिटेल में आज करेंगे। मैं थोड़ा रिवीजन कराने के लिए भी या इसमें देखती हूँ, अंदर से जो उठी कि मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई, है ना। और यदि शिक्षा पूरी नहीं हुई है तो हम जिंदगी जिएंगे कैसे, है ना। मतलब मेरी जिज्ञासा जो है वो तृप्त नहीं हुई है। तो जिज्ञासा को, और जिज्ञासा किसी की तृप्त नहीं हुई है ना। कोई किसी काम धंधे में, घर के कार्यक्रमों में उलझ गया, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिज्ञासा समाप्त हो गई है। जिज्ञासा मानव में बनी रहती है। तो कल कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी। पहली चीज़ ये कि मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, ये एक शिक्षा का कार्यक्रम है ना, जिसमें से जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको हम कह रहे हैं जीवन विद्या, और जो स्कूलों में जिस विधि से काम होना है उसको बोल रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। हम जो ये शिविर कर रहे हैं वो जीवन विद्या योजना के तहत, क्योंकि हम सभी प्रौढ़ लोग हैं तो हमारा डिज़ाइन इसी तरीके से निकलेगा कि संडे, सैटरडे इस दिन बैठ के पढ़ाई करें, या दिन में 1 घंटा कार्यक्रम चले, है ना। तो यही है जीवन विद्या योजना। दोनों का कंटेंट अपने आप में सेम है। देने की विधि थोड़ा अलग अलग ज़रूर हो सकती है। बच्चों में इसी बात को पहुंचाने का माध्यम बहुत विविधता के साथ इसको रखा जाएगा, है ना, लेकिन बड़ों के साथ सीधी सीधी बात हो सकती है। तो बात नंबर 1। दूसरी बात, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में सह अस्तित्व का अध्ययन है। अब ये शिक्षा का कार्यक्रम है तो हम क्या कर रहे हैं, सह अस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक स्टडी है। यदि ये स्टडी है तो हम सभी क्या हैं, हम सब हैं रिसर्चर, हम सब हैं रिसर्चर्स, मतलब शोधार्थी। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जीवन विद्या के जो प्रबोधक भाई बहन हैं वो अपने आप को शोधार्थी लिखते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ शोधार्थी, शोध कर रहे हैं। मानव किस चीज़ के शोध में है, तो उसका जवाब है निरंतर सुख। अंतर विरोध उसको नहीं चाहिए, अंतर द्वंद्व उसको चाहिए नहीं। उसको एकदम स्पष्ट क्लैरिटी होना कि सही कार्य व्यवहार क्या है, मुझे मानव के साथ कैसे निभना है
और मुझे प्रकृति के साथ कैसे निभना है। दो ही कुल बातें हैं, मुझे संबंधों में सभी मानवों के साथ कैसे निभना है। कुल मिला के 7 संबंध कल मैंने यहाँ पर लिखे थे, उनकी चर्चा यदि कल समय मिलेगा तो और डिटेल में करेंगे। तो मुझे मानवों के साथ कैसे निभना है और मुझे प्रकृति के साथ कैसे निभना है, बस इतना सा ही जानने का कार्यक्रम है। इतना समझ में आ जाए तो ज़िंदगी से सारे गिले शिकवे, सारी पीड़ा छू हो जाए। यही तो पीड़ा है ना। तो ये जो सहअस्तित्ववाद का हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, है ना, किस लिए, या इस अध्ययन का प्रयोजन क्या है। तो इस अध्ययन का प्रयोजन है, जो हम आज की स्थिति में, जो हमारी चेतना है, उसको कह रहे हैं, एक नाम दिया है जीव चेतना। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए ये हमको स्पष्ट होना कि हम ये क्लास में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए। दूसरी बात, धरती पर संतुलन को प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए। इसका क्या मतलब है, जीव चेतना क्या है इसको मैं विस्तार से रखूंगी, मानव चेतना क्या है इसको भी रखूंगी आज के सत्र में, पर गुणात्मक परिवर्तन क्या है वो अभी बताऊंगी। गुणात्मक परिवर्तन ये है कि जैसे मेरी 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, ऐसा मेरा जैसा शरीर है, रूप में कुछ बदलाव नहीं होगा। मेरे 8 हाथ है ना, पीछे से निकल नहीं आएंगे किसी देवी स्वरूप में। मेरे पीछे एक वाइट लाइट नहीं चल पड़ेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गुण में परिवर्तन हो जाएगा। गुण का मतलब होता है परस्परता में प्रभाव। हम आपकी परस्परता में कैसे निभते हैं, ये हम में बदलाव आ जाएगा, और ये बदलाव हमको भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। इसको कहा गुणात्मक परिवर्तन। आदमी की नज़र से कुछ छूटता नहीं है। मैंने कहा ना कि हमको किसी और को, कोई और व्यक्ति कुछ पा गया है, जो व्यक्ति नहीं पाया उसको ये दिख जाता है, और वो भौतिक रूप में हो या अभौतिक रूप में हो, उसको दोनों चीज़ पता चल जाती है। ये अद्भुत है, मानव में अनुमान क्षमता अद्भुत है। और ऐसी स्थिति में श्रेष्ठता का सम्मान करना बन जाता है। ये उसका डिज़ाइन है कि जब हमको पता चल जाता है इनको कुछ पता है, इनको कुछ समझ में आया, हम उसके सामने सम्मान पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। ये कैसे होता है, ये अद्भुत है कि जिसको नहीं पता है उसको ये पता चल जाता है कि इसको ये पता है। तो जीव चेतना क्या है आज समझेंगे, मानव चेतना क्या है ये भी समझेंगे। गुणात्मक परिवर्तन को मैंने समझाया। गुण मतलब परस्परता में प्रभाव, किसी चीज़ का क्या गुण है, ऐसे ही तो कहते हैं। गुण मतलब जैसे दही का तासीर क्या है, थोड़ा गर्मी पैदा करता है। छाछ का तासीर है मतलब ठंडक देता है शरीर को। सौंफ की तासीर है, सौंफ का गुण क्या है, उसमें ठंडक देने का गुण है। मतलब सौंफ ऐसे ही नहीं ठंडक करता है, जब सौंफ आदमी की पेट की परस्परता में जाता है तब ठंडक करता है ना। तो परस्परता में हम देखते हैं गुणों को। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु हमारा रूप तो मानव का है, मतलब हम दिखने में तो एकदम मानव जैसे हैं। हमारे 2 सींग नहीं लगे हुए हैं, 2 पंख भी नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारा सोच विचार का तरीका है वो किसी जीव जानवर जैसा है। इस पर थोड़ी चर्चा होगी, है ना। मानव चेतना क्या वस्तु है, तो मानव दिखने के रूप में तो हम मानव जैसे दिख रहे हैं,
अब हम होने के रूप में भी कैसे मानव जैसे हो जाएं, इसके लिए ये पढ़ाई है, इसके लिए ये शिक्षा है, इसके लिए ये विद्या है, इसके लिए ये क्लासरूम है, इसके लिए हम सब एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए ये अध्ययन है। ठीक है, इसी को मैंने कल एक शब्द दिया था, समाधान। समाधान मैंने आपको बताया जो हमारे 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, अस्तित्व का एक अनुक्रम है। अस्तित्व सह अस्तित्व है। अस्तित्व में प्रगटन है, प्रगटन, और प्रगटन में अनुक्रम। अस्तित्व में प्रगटन है और इस प्रगटन में एक अनुक्रम है। ये जो प्रगटन में अनुक्रम है, प्रत्येक अवस्था है ना, प्रत्येक अवस्था जो है, अनुक्रम किस चीज़ का है? अवस्थाओं का। तो अवस्था में हम क्या देखते हैं? सभी को हमने देखा एक स्वरूप है इसका, क्या? उपयोगिता, पूरकता। अवस्थाओं में अवस्थाओं में उपयोगिता पूरकता सिद्धांत है। अवस्थाओं में उपयोगिता पूरकता सिद्धांत है ना। ये ना भूले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सह अस्तित्व का अध्ययन। और सह अस्तित्व क्या है? समाधान स्वरूप। अस्तित्व सह अस्तित्व है और ये क्या है? समाधान स्वरूप है। अस्तित्व सहित जो डिज़ाइन है उसमें कहीं पर भी समस्या नहीं है। तो 4 अवस्थाओं में से जब पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था और ये पूरकता स्थापित करते हुए, है ना, इस तरीके से यहाँ 1 2 3, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये जो एक आवर्तनशीलता है, ये जो एक उत्सव है, यहाँ पर समाधान और समृद्धि प्रमाणित है। पदार्थ अवस्था भी क्या है? समाधान। प्राण अवस्था भी क्या है? समाधान स्वरूप। जीव अवस्था भी क्या है? समाधान स्वरूप, है ना। जैसे कि आपने कभी देखा है, कुत्ता जो है ना, जब उसका पेट खराब होता है तो घास खा करके उल्टी कर देता है। ठीक है, तो एक अध्ययन है, अध्ययन की वस्तु क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दिलाऊं। तो अध्ययन की एक वस्तु है कि हम लोग समस्या के बारे में बैठ करके चर्चा करें। कुत्ता है, कुत्ते ने ये खाया, कुत्ते ने वो खाया, ऐसा किया वैसा किया, है ना। उसके बाद उसको ये समस्या हुई, है ना, कुत्ता ऐसे ऐसे लेटने लगा, उसके पेट में गैस बन गई, और आप इस चर्चा को बढ़ाते जाएं, मर्जी उतनी चर्चा करते जाएं। ठीक, कुत्ता ये सब, कुत्ते आपस में सब करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुत्ते को समझ में आया गड़बड़ है, उसने घास क्या है? समाधान। उसको पता है घास खाने से, उल्टी करने से मैं रिलैक्सेशन में हो जाऊंगा, आराम में आ जाऊंगा। उसने वो गया, उसने घास खाई, काम खत्म, वापस अपनी यथास्थिति में आ गया, स्वास्थ्य को पा लिया। तो समस्या की कितनी भी चर्चा करें, उससे समाधान उपलब्ध होता नहीं है। और यदि हमें समाधान का अध्ययन है, जैसे मान लो किसी को बुखार आ गया, अब बुखार आ गया, उसको समस्या पता चल रही है, लेकिन यदि किसी को समाधान पता है, गिलोय का काढ़ा पी लो, उससे निकल जाएगा, तो वो चर्चा नहीं करेगा कि बहुत सारा है ना, केवल डायग्नोसिस करेगा कि भाई बुखार कब से आ रहा है, ये है वो है, और उसके बाद उसको समाधान पता है, गिलोय, नीम, इसका आप काढ़ा बना करके ले लो, ये डोज रहेगी, समाधान हो गया। तो इसमें समस्या से पीड़ित होने का कार्यक्रम नहीं है। तो अस्तित्व में कहीं पर भी कोई डिसहार्मनी कभी हो भी रही है
तो वो सारा डिसहार्मनी जो है, यदि समाधान समझ में आया है या समाधान पकड़ में आया दिख रहा है, तो समस्या अस्तित्व में कहीं है नहीं। ठीक है। और जो जानने वाले हैं उनको ये भी पता है बुखार आता क्यों है। शरीर के ताप को संतुलित करने के अर्थ में ही बुखार आता है। बुखार यदि आया है तो शरीर का तापमान इसलिए बढ़ा है ताकि शरीर में घुसा हुआ कोई वायरस बैक्टीरिया उस तपती हुई बुखार में अच्छे बढ़े हुए ताप में मर जाए। असल में बुखार एक समाधान है, बुखार समस्या नहीं है। इन बातों का भी जितना अध्ययन करते हैं उतना मज़ा आने लग जाता है, जीने का मज़ा है। बुखार भी समाधान, गिलोय भी समाधान, नीम भी समाधान, प्रकृति सहज हर बात समाधान। तो हमको ये समझना कि ये तीनों अवस्थाएं क्या हैं। ये जो उपयोगिता है इसी को हम कहते हैं समाधान, और ये जो पूरकता है इसी को कहते हैं समृद्धि। समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है अपने से पिछली जितनी अवस्थाएं हैं उन सब के लिए पूरक होना। स्वयं में व्यवस्था, एक और शब्द आपको दिया था। समाधान का मतलब होता है स्वयं में व्यवस्था। और इसका मतलब होता है समग्र व्यवस्था में भागीदारी। समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो हम लोग सहअस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। अस्तित्व सदा सदा समाधान स्वरूप है। और क्या पाया? अरे अस्तित्व में तो उपयोगिता पूरकता सिद्धांत है। अस्तित्व में घट रही प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्रियाकलाप समाधान स्वरूप है। उपयोगिता ही समाधान, स्वयं में व्यवस्था होना ही समाधान। स्वयं में व्यवस्था, उपयोगिता, समाधान, ये सब एक ही बात है। एक ही बात को कहने के, देखने के, समझने के तरीके। और पूरकता, समृद्धि और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये भी एक ही बात है। ठीक है गोविंद भाई, बढ़िया चल रहा है सो फार। तो अब हमने जब चौथी अवस्था ज्ञानावस्था को देखा तो हम क्या पाते हैं? ज्ञानावस्था की इकाई जब अस्तित्व में प्रकट हुआ, है ना, अस्तित्व में प्रकट हुआ, ज्ञानावस्था की इकाई प्रकट हुई, तो ज्ञानावस्था की इकाई में हमने दो चीज़ें देखी। ज्ञानावस्था की इकाई जो है वो कैसी है? तो कल्पनाशील है। इसकी खासियत है, अभी आज हम देखेंगे इसको, और है ना, आज तो सारा दिन इसी पर डेडिकेटेड है। तो जो ज्ञानावस्था की इकाई है वो कल्पनाशील है और कर्म स्वतंत्र है, बंधी हुई नहीं है। ये एक अद्भुत वस्तु है अपने आप में। मानव कल्पनाशील है और कर्म स्वतंत्र है। कल्पनाशील है मतलब इसमें आशा, विचार, इच्छा है, सोचने समझने की क्षमता है। ये है कल्पनाशीलता। लिख लीजिए। तो ज्ञानावस्था की ये जो अद्भुत इकाई है ये कल्पनाशील है और कर्म स्वतंत्र है। मतलब जैसा समझा रहता है वैसा आचरण को करता है। ये कल्पनाशील है और कर्म स्वतंत्र है, लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली एक बात है, ये जो चीज़ है ये समझ से नियंत्रित है, स्वयं स्फूर्त। इसके ऊपर कोई नियंत्रित करता नहीं है इसको, समझ से नियंत्रित। जैसा समझा वैसा कार्यक्रम। है ना। तो ज्ञानावस्था की इकाई, यहाँ से अध्ययन शुरू हो रहा है। ज्ञानावस्था की इकाई मानव कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है, और ये कल्पनाशीलता को प्रकट कर सके, कर्म स्वतंत्रता को प्रकट कर सके, ऐसा मानव शरीर, ऐसा मानव शरीर साधन के रूप में इसे मिला हुआ है। ये कल्पनाशीलता को प्रकट कर सके और कर्म स्वतंत्रता को प्रकट कर सके, ऐसा मानव शरीर साधन के रूप में इसको मिला हुआ है। और इससे, इसके माध्यम से, अर्थात शरीर के माध्यम से
इस कल्पनाशीलता को और कर्म स्वतंत्रता को प्रकट करने वाला जो है उसको हमने कहा चैतन्य पक्ष। चैतन्य पक्ष। शरीर को यदि देखें तो शरीर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट व्यवस्था में है ही। शरीर का ज़्यादातर काम आप नहीं करते, आप सांस लेते हैं, खाना पचाते हैं, एक्चुअली आपकी कोई भागीदारी है ही नहीं शरीर की किसी व्यवस्था में। इसको थोड़ा सोच के देखिए। हृदय अपने आप धड़क रहा है, किडनी अपने आप काम कर रही है। तो शरीर को यदि हम देखते हैं, मानव का जो शरीर है ये ऑलरेडी समाधान स्वरूप है। तो मानव का शरीर समाधान स्वरूप है। मानव का शरीर कैसा है? उपयोगी, पूरक, स्वयं में व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था के लिए भागीदारी करता हुआ। तो जो मानव का शरीर है साधन है। साधन किसके लिए समर्पित है? चैतन्य पक्ष के लिए। चैतन्य पक्ष के लिए समर्पित है। चैतन्य पक्ष जो कहे वो करने को राजी। कहे आज खाना नहीं खाना है, क्या कर लेगा शरीर? समर्पित है। मुझे कई लोगों ने ऐसा बताया, वो एक मेरी स्टूडेंट थी, वो कहती थी कि मैम मैं हर गुरुवार को व्रत रखती हूँ, उपवास करती हूँ, और ये आश्चर्य की बात है मुझे हर गुरुवार को सवेरे भूख नहीं लगती है। उसको अदरवाइज़ हर रोज़ सुबह वो 8-9 बजे नाश्ता करती, जब भी उसको भूख लगती, और गुरुवार वाले दिन उसको भूख ही नहीं लगती। ये अद्भुत है। अगर मैंने तो कभी इस तरीके के उपवास नहीं किए, मेरी उपवासों को लेके कोई स्वीकृति भी नहीं रही। भूख लगे तो खाना और नहीं भूख लगे तो नहीं खाना, हमारी ऐसी स्वीकृति रही। मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहती थी ऐसा होता है। तो ये जो साधन है असल में चैतन्य पक्ष के लिए समर्पित है। और ये जो चैतन्य पक्ष है ये किसका प्यासा है, ये किसका भूखा है? इसमें क्या चीज़ है? तो इसमें है निरंतर सुख की, इसमें निरंतर सुख के लिए शोध है। शोध है का मतलब विकल्प को तलाश रहा है, कहाँ पर ये चीज़ हमको मिलेगी। शोध से आशय इतना सा, यहाँ मिलेगा, इसको करके मिलेगा, इसको छोड़ के मिलेगा, या इसको समझ के मिलेगा। 3 प्रकार के हमारे पास विकल्प हैं। इसको करके मिलेगा, इसको छोड़ के मिलेगा, या इसको समझ के मिलेगा। जब हमने ये कहा इसको समझ के मिलेगा, तो उसी को मैंने कहा था शुरुआत में कल, जिज्ञासा। ज्ञान पाकर समझ कर सुखी होने की आशा बराबर जिज्ञासा। समझ कर सुखी होने की आशा। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञानावस्था की इकाई है, मैंने बताया ये कैसी है? समझ से नियंत्रित। बढ़िया है ये, एकदम समझ से नियंत्रित। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, लिख लीजिए। यस, ये आपने क्या समझा है? मानव शरीर प्लस चैतन्य और साधन। ज्ञानावस्था की इकाई कल्पनाशील और कर्म स्वतंत्र है। उसके बाद शायद आपने सुना समझ से नियंत्रित, है ना। इसके बाद ये जो ज्ञानावस्था की इकाई है ये मानव शरीर और चैतन्य पक्ष का साकार, संयुक्त साकार रूप है। ठीक। अब ये जो मानव शरीर है ये है साधन। किसके लिए? चैतन्य पक्ष के लिए। ये जो साधन है ये भी समाधान स्वरूप है। ये शरीर अपने में व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं है। शरीर समाधान है। अस्तित्व में मानव शरीर का होना समाधान स्वरूप है। हम बोलते हैं वैसा, हम जैसा सोचते हैं वैसा बोल पाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हाथ से वस्तु को गढ़ पाते हैं। हमारे पास हमारा हाथ समाधान है, हमारी आंखें समाधान है, हर एक वस्तु समाधान स्वरूप है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि कांटा हमारे पैर में चुभता है, हाथ ऐसे जाता है और आँख में एकदम आंसू आता है, ऐसे बिल्कुल एक झिल्ली से आ जाती है पानी की, और ऐसा लगता है कि अभी उसको निकालना ही पड़ेगा। तो आप ठिठक जाते हो क्योंकि आँख में आपके पानी के वो आ गया, कोट आ गया एक तरीके से, है ना, परत आ गई, तो आप आगे देख ही नहीं पा रहे हो। और जैसे ऐसा लगता है पूरा तंत्र कहता है रुको, कांटा निकालो। हमारे इसमें समस्या है, आप कांटा निकालते हो और वो आंसू ढुलक जाता है
जिस क्षण आंसू ढुलक जाता है मतलब व्यवस्था वापस अपनी यथास्थिति को पा गई और अब आप चलिए, आंसू ढुलक गया, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो शरीर समाधान स्वरूप है और प्रत्येक समाधान अपने से अग्रिम या अधिक विकसित के लिए साधन स्वरूप है, समर्पित है। इसी का नाम है पूरकता। तो ये साधन हमारे लिए पूरक है। ये पूरक है, चैतन्य पक्ष के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसका मैंने उदाहरण दिया, जैसे जिस दिन हमारा उपवास होता है उस दिन हमको भूख भी नहीं लग रही है, शरीर एडजस्ट कर लेता है भाई। तो ये जो चैतन्य पक्ष है, चैतन्य पक्ष का प्रयोजन क्या है? निरंतर सुख का शोधार्थी है हमारा चैतन्य पक्ष। ठीक है, यहाँ तक बात हुई थी। ठीक, तो ये जो साधन है, समाधान स्वरूप है, इसको हमको पहचानना पड़ेगा। और ये जो समाधान है ना, ये जो हमारा शरीर रचना है, ये अस्तित्व में प्रगटन क्रम के फल स्वरूप है। शरीर पर हवा का, पानी का, मिट्टी का, हर एक वस्तु का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शरीर क्या है? जड़। शरीर जड़ है और चैतन्य पक्ष है। जैसे अगर हम सूरज का ताप ना लें, सूरज की रोशनी ना लें, तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण नहीं होता, ये आप सबको पता है। तो ये जो हमारा शरीर है, अगर श्वास ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो हमारा शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा। भोजन ना मिले तो हम नहीं चल पाएंगे, है ना, ये हम सबको पता है। ठीक है, इसमें मुझे बहुत विशद चर्चा की आवश्यकता नहीं है अभी शुरुआती क्रम में। तो हमारा ये जो शरीर है, पिछली तीनों अवस्थाओं पर, मतलब पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था में संतुलन का प्रमाण है। ये जो तीनों अवस्थाओं में संतुलन हुआ, इस संतुलन का उत्सव किस स्वरूप में दिखाई पड़ा? मानव शरीर के रूप में। तो समाधान से समाधान की यात्रा है अस्तित्व में, है ना। समाधान 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 समाधान, और उसके बाद ये चैतन्य के लिए समर्पित है। यहाँ पर अब थोड़ा सा जो श्रम है उसी का नाम है शिक्षा, क्योंकि ज्ञानावस्था की इकाई जो है वो कल्पनाशील है, समझ से नियंत्रित है, समझ की उसमें प्यास है, इसके लिए जिज्ञासु है बालक। तो बालक में जो जिज्ञासा है वो भी क्या है? समाधान। अस्तित्व सहज विधि से प्रत्येक क्षण समाधान ही है। अब समझने की वस्तु क्या हो, जिसको हम कह रहे हैं जिज्ञासा प्लस समाधान बराबर समाधान। तो समाधान स्वरूप क्या है, आज ही उसका अध्ययन आपको कराएंगे। इतनी चीज़ें हमको समझनी है, 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं में ये वाला हिस्सा छूटा हुआ है, उतना आपको बता देंगे। उसके हिसाब से जीना कैसा हो वो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप ये सोचो इतना सुनने से हमारे जीने में आएगा, ऐसा नहीं। आपको प्रश्न होंगे ना कि इसको करना कैसे है, तो वो हम अध्ययन काल में करेंगे आपके साथ। उसी के लिए 15 पुस्तकें हैं। तो हमने इतनी बात करी कि ये क्या है? समाधान स्वरूप। अब ये तो समाधान स्वरूप हो गया, तो भाई अब अपने पास अगली वस्तु क्या बची? चैतन्य पक्ष। तो मित्रों, जो चैतन्य पक्ष है इसका समाधान स्वरूप होना प्रतीक्षित है, आशित है, अपेक्षित है, और उसकी हम में इच्छा है। शरीर समाधान स्वरूप है ही, चैतन्य पक्ष में समाधान का आना हो जाए, मज़ा आ जाए, चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए। तो ये कैसे होता है? तो चैतन्य पक्ष में जो बालक है वो जिज्ञासु है, और यदि जिज्ञासु बालक को गुरु से, अभिभावक से, पड़ोसी से, उनके परिवार, हाँ शिक्षक से, उनके परिवार के जो लोग हैं उन सभी से वहाँ पे यदि समाधान उपलब्ध होता है, यदि हमने एक ऐसा वातावरण बनाया है ना, ऐसे मानवों को तैयार किया है जो स्वयं समाधान स्वरूप हैं। समाधान का कुल मतलब कितना? ये वाला पक्ष है व्यवहार और ये वाला पक्ष है कार्य। कार्य मतलब प्रकृति के साथ जीने का डिज़ाइन, धरती पर संतुलन को प्रमाणित करने के लिए। इसी को हम कह रहे हैं मानव के लिए यही क्या है? समृद्धि। समृद्धि का मतलब है शरीर कैसा हो जाएगा? स्वस्थ,
और कैसे होगा? यदि मानसिकता स्वस्थ है तो मानसिकता स्वस्थ हो जाए, मानसिकता स्वस्थ हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यदि मानसिकता स्वस्थ हो जाए तो शरीर भी पूर्ण स्वस्थ होगा। क्यों? क्योंकि 90% से अधिक रोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं। प्रकृति में इतना असंतुलन होने के बावजूद आज भी केवल 10% रोग हैं जो केवल रोग की कैटेगरी में आ रहे हैं, 90% साइकोसोमैटिक हैं। व्हाट एन अमेजिंग थिंग हियर इज, है ना। तो अब देखिए, मानसिकता स्वस्थ हो जाए, इससे क्या आशय है? इससे इतना ही आशय है अखंड समाज मानसिकता बन जाए। अखंड समाज मानसिकता, अखंड समाज मानसिकता से आशय है अपने पराये की मानसिकता से मुक्ति। अपने पराये की मानसिकता से मुक्ति। अखंड समाज मानसिकता से युक्ति। युक्ति मतलब योग, युक्ति मतलब जुड़ जाना, युक्त हो जाना। युक्त हो जाना बराबर युक्ति बराबर योग। तो अखंड समाज मानसिकता की स्थापना, यही न्याय की स्थापना है, यही न्याय है। परस्परता में इसी को न्याय कह रहे हैं। क्योंकि जिस क्षण अखंड समाज मानसिकता है, हमारे और आपके बीच हमने संबंध को सटीक पहचान लिया, अपने आप हमारा व्यवहार अपनत्व के साथ होगा। और अपनत्व के साथ जब व्यवहार है, उसमें आदमी गलती करता नहीं है, आदमी से गलती होती ही नहीं है। आदमी गलती करने के लिए नहीं बना है। तो मानसिकता है, मानसिकता स्वस्थ हो जाए, अखंड समाज मानसिकता हो जाए, इसके लिए ही क्या है? अध्ययन। इसके लिए ही शिक्षा की आवश्यकता है। इसी के लिए बालक में जिज्ञासा है। और यही चेतना विकास मूल्य शिक्षा है, यही जीवन विद्या योजना है। ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे समृद्धि। तो चैतन्य पक्ष में यदि समाधान होता है, मतलब हमारी चेतना में परिमार्जन होता है, जीव चेतना से यदि हम मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन होना, मतलब समाधान। और उसके बाद अपने आप क्या होगा? समृद्धि होगी। तो सबसे पहली समृद्धि कैसे दिखाई पड़ेगी? मानसिकता स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ। और ये मानव मानसिकता है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की मानसिकता। उसको ये समझ में आता है चारों अवस्थाओं में संतुलन महत्वपूर्ण काम है, हमारे लिए करने के लिए यही काम है और कोई काम ही नहीं है। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं। सार्वभौम व्यवस्था, इस मानसिकता से पहले तो अपना शरीर स्वस्थ अपने आप दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब जीव अवस्था के साथ भी कैसा स्वरूप होगा? शोषण का नहीं, पोषण का, संरक्षण का। तो आदमी अपने आप, जीव चेतना यहाँ पर क्या है? शोषण। और मानव चेतना अर्थात पोषण और संरक्षण करने वाला। जो सही है उसका संरक्षण, जो थोड़ा कमज़ोर है, जिसका भी ज़ोर थोड़ा कम है, जिसमें अभी कमी है कोई, तो कमज़ोरी का पोषण करने वाला। पोषण संरक्षण करने वाला हो जाए तो ज्ञानावस्था जो है, अब जब समाधानित हो गई तो लेन देन कैसा हो जाए? एक बड़ा खूबसूरत लेन देन हो जाए। लेना लेना नहीं, जितना लेना उससे अधिक देना और अधिक समृद्ध करना। और मानव कल्पनाशील तो है ही, शोधार्थी तो है ही, सारा विज्ञान समझ करके सही कर ही लेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, गाय जो काम करती है उससे ज़्यादा बढ़िया हमने जीवामृत नाम की एक वस्तु बना ही ली। जो काम सामान्य विधि से एक तरीके से होता है एक समय में, उससे कम समय में जीवामृत से हो ही रहा है। तो ये शोध करने वाला कौन है? मानव है ना। ये महत्वपूर्ण है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में जो गुणात्मक परिवर्तन से आशय इतना है, शोषण के स्थान पर पोषण संरक्षण करने वाला मानव। अब ये प्राणावस्था के साथ कैसा जिएगा?
जितना लेना उससे अधिक देना। इतना अद्भुत है ये, बढ़िया। ऐसा जैसे समृद्धि का स्वरूप अस्तित्व में रखा हुआ है। जानते हैं कैसा स्वरूप? एक फल में मुझे नहीं पता कितने बीज होते हैं, अनगिनत बीज। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसे अनगिनत बोलना मतलब मुझे लगा गिनते हैं खाली टाइम, तो इस तरीके के हमको खुराफात सूझते रहते हैं और हम करते रहते हैं। तो एक बारी हमारे घर में ना दूधी और घिसोड़ी ऐसे लगे हुए थे। जब सूखे तो मैं घर में आराम से अकेले ही बैठी और मैंने सोचा आज गिनेंगे बैठ के। तो मैंने एक जो घिसोड़ी थी उसमें से बीज निकाले और उसका जो लूफा होता है उसको नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं बनाया और मैंने कहा आज बीज गिनते। तो मैं जब उसको गिनने चली 117 बीज एक घिसोड़ी में, है ना। मैंने काफ़ी इस तरीके के काम किए हैं, अनगिनत। मुझे लगा एक घिसोड़ी, और हमने कितनी खाई कितनी बांटी उसका कोई लेना देना नहीं, ये एक घिसोड़ी। अभी 117 बीज भी अगर हम अपने कॉलोनी के हर एक व्यक्ति को दें तो इससे ज़्यादा घर नहीं होंगे जहाँ पर वो हम उगा पाएंगे। ये है समृद्धि। और मुझे उस दिन ये भी एहसास हुआ कि जो फल है ना, समृद्धि का स्वरूप क्या है, कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत कि समृद्धि का स्वरूप एक से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ तक तो अद्भुत है ही। और बीज जो है वो मानव के लिए एक जिम्मेदारी है। जिस दिन मानव को समझ में आता है ना कि अस्तित्व के प्रत्येक प्राणावस्था की इकाई समाधान स्वरूप है, किसी न किसी रूप में जीवावस्था के लिए पूरक है, ज्ञानावस्था के लिए पूरक है, तो वो पोषण संरक्षण करेगा, किसी भी वनस्पति को जाने नहीं देगा, उस पर शोध करेगा, उसको समझेगा। तो बीज मानव की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम पहले बच्चों को कई बार बीज बांटते भी थे, फिर उसके बाद बच्चों से लगवाते भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगा अब ये बात समझ को समझाया जाए। कब तक बीज बांटेंगे, कब तक 2-4 पौधे लगा के खुश होंगे, ये सब नहीं चलेगा। तो बीज जो है मानव की जिम्मेदारी है। और एक मैंने और अपने खेत में बैठे बैठे ही ये भी विचार आ गया। तो जब आप बुआई करते हैं ना, तो बुआई करते समय मान लीजिए आपने जो सामान्य जो सीड्स लेके आए उसको ही आपने बुआई किया है। इसको बाय द वे सिलेक्शन मेथड करके बोलते हैं। आप लोगों ने शायद 8th के बच्चों ने भी खेती में पढ़ा होगा, है ना। तो ज़्यादातर संभावना यह है कि 98% जैसा, मैं एक अनुमान बोल रही हूँ, इससे अच्छा अनुमान हो ही सकता है किसी का, 98% तो बीज मल्टीप्लाई होता है। लेकिन उसी बोए गए बीज में कई बारी कोई एक ऐसा बीज होता है जो अगला पाक आता है वो उसमें ज़्यादा मिठास होती है। बात पहुंची आप तक? वो अस्तित्व में होता है, वो ऑटोमेटिक है, वो स्वयं स्फूर्त है। तो हमारे श्रीमान जी एक काम बड़ा अच्छा करते थे कि जो भी हम देसी आम खाते थे तो देसी आम के पेड़ में, उसी पेड़ में कई आम, कम से कम मुझे लगता है 1000 आम लगे होंगे, आई डू नॉट नो कितने आम, बहुत बड़ा पेड़ और बहुत सारे आम। तो एक नंबर मैंने ऐसे ही बोल दिया रैंडमली, लेकिन उसी में कोई आम मैं देखती थी कि एकदम अलग टेस्ट का भी हमने पाया है। अस्तित्व में समृद्धि का डिज़ाइन है। हम जैसे जैसे क्रमशः आगे बढ़ते जाएं, और ये चयन प्रक्रिया करने की, ये जो गुणवत्ता को जांचने की क्वालिटी खूबी कहाँ है, तो वो मानव में है। मानव दृष्टापद में है, मानव समझने योग्य है, मानव सेलेक्ट कर सकता है और सेलेक्टिवली उसी बीज को मल्टीप्लाई कर सकता है। ये भी अद्भुत है। और इसी बात से अपने दादा परदादा, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उनके लिए बहुत कृतज्ञता की एक जगह आती है, क्योंकि आज जो गेहूँ चावल, आज वाला नहीं, मतलब वो सरकारी और अलग बीजों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज से चलिए 100 साल पहले तक उन्होंने इसी विधि से सेलेक्ट करते 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 सबसे उन्नत बीजों को अगली पीढ़ी को दिया था। ये जिम्मेदारी उन्होंने निर्वाह करी है, इसके प्रति कृतज्ञता है ना। तो मानव जाति आगे बढ़ी है
और जहाँ पर कहीं मिस थोड़ा हो गया है उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो समृद्धि से आशय तो अपने प्राणावस्था को क्या करेगी, और अधिक समृद्ध करेगी, और इसी तरीके से ये जो ज्ञानावस्था है जिस दिन समझदार होगी, पदार्थावस्था का भी पोषण करेगी। जी लीजिए। एक बात इसमें पूछनी थी, आपने जो एक बात रखी कि आप अपनी कॉलोनी में जो समृद्धि भाव था आपने बांटा, है ना, उससे आप खुश भी हुए, लेकिन फिर आपने ये पाया कि समझ को मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये भी आप रखेंगे अभी उसमें कि क्यों समझ पे आपने फोकस किया, और समृद्धि मतलब वो तो समृद्धि का कारण, क्योंकि हमको संतुलन रखना है, तो वो हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रखते हैं, है ना। कैन आई चेंज द माइक? सो आई वॉज यूजिंग दिस माइक अर्लियर। हाँ ओके, तो प्रश्न तो बहुत अच्छा है, इसका उत्तर करते हैं। बहन तो चले गए, चलिए तब तक मैं अपनी बात को वापस एक बारी रख लेती हूँ, जैसे ही वो आते हैं वापस उनके प्रश्न को उत्तरित करते हैं। तो पदार्थ, प्राण, जीव, और इसके बाद आया ज्ञान। ज्ञान अवस्था में शरीर समाधान स्वरूप, चैतन्य पक्ष में जैसे ही समाधान उपलब्ध होता है, मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध होने के फलस्वरूप शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है, जिसके फलस्वरूप पिछली जो तीनों अवस्थाएं हैं उसके लिए भी जो मानव है वो पूरक बन करके, उपयोगी बन करके उसके साथ बढ़िया कार्य व्यवहार करता है। मतलब तीनों अवस्थाओं पर संतुलन को प्रमाणित करता है, मतलब धरती पर संतुलन को प्रमाणित करता है, ठीक है। बढ़िया, यहाँ तक कौन सी बात अच्छी लगी आप में से कोई रखना चाहेंगे? रखेंगे? अच्छा आ गए बहन, ठीक है। कि क्यों ऐसा सोचा कि भाई बीजों को मल्टीप्लाई करने से, बीज भले हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर समझ को मल्टीप्लाई करने की बात कहाँ से आई? इसलिए आ गई नीलम बहन, क्योंकि जो मानव है ना वो संस्कारानुषंगी है। संस्कारानुषंगी है। संस्कारानुषंगी, संस्कार का मतलब होता है समझ। समझ कैसी? पूरी और सही, जिसमें और परिवर्तन ना हो, पूरी और सही समझ। तो यदि मैं एक व्यक्ति हूँ और बीजों को दे रही हूँ और एक लोग लगा रहे हैं, बीजों के बारे में समझा रही हूँ, है ना, तो वो मैं एक हूँ और एक से ज़्यादा 10 मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन यदि मैंने समझ के द्वारा मल्टीप्लिकेशन को शुरू किया तो कितने मानव मल्टीप्लाई होंगे? जितने भी मानव 1, 2, 3 ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सिर्फ बीज को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मानव से मानव को मल्टीप्लिकेशन को शुरू करेंगे। तो यदि मानव से मानव की समझ में, जो समझ में मल्टीप्लिकेशन चाहिए, जो समझ में एवोल्यूशन चाहिए, जो प्रोग्रेशन चाहिए, जो विकास चाहिए, वो होने से क्या हो जाएगा? पूरी धरती स्वर्ग हो जाएगी और हर मानव में गुणात्मक परिवर्तन होगा। यदि मैंने समाधान को मल्टीप्लाई नहीं किया और केवल समृद्धि के लिए सोचते रहे कि भाई तीनों अवस्था ठीक रहे, तो उससे अधिक से अधिक जानते हैं क्या होगा? अधिक से अधिक शरीर ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ तो उथल पुथल बनी रहेगी, मानसिकता में तो उथल पुथल बनी रहेगी। यदि यहाँ उथल पुथल बनी रहेगी तो मानसिक स्वास्थ्य आएगा नहीं कभी, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी कभी आएगा नहीं, तो इसके बाद ये तीनों अवस्थाओं का पोषण हम करेंगे नहीं। तो ऐसी जो समृद्धि है ना, वो वास्तव में भ्रम है। समाधान विहीन समृद्धि एक प्रकार की कोरी कल्पना है। आप कितना हवा पानी शुद्ध रख लीजिए, वो आप अधिक से अधिक एक पूरा स्वस्थ शरीर ले करके मर सकते हैं, इसके अलावा आप तृप्त नहीं हो सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये तृप्ति पूर्वक जीने का और अन्य को तृप्ति पूर्वक जी सके इसके लिए सहयोग करने का कार्यक्रम है।
इसलिए हमने बीजों को देना बंद करके ज्ञान को देना शुरू किया। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था। तो यस समाधान के बिना समृद्धि सुनिश्चित नहीं। क्यों? अच्छा, ये कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं, ये अस्तित्व का डिज़ाइन है कि अगली अवस्था ज्ञानावस्था जो है समाधानित होकर ही समृद्धि को प्रमाणित करेगी। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं है, सबके साथ है। सारी अवस्थाओं में प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक वास्तविकता के साथ ऐसा है। तो समाधान के पश्चात ही समृद्धि का मतलब संतुलन, समाधान के बाद ही संतुलन को प्रमाणित करना। समाधान का मतलब स्वयं में संतुलन और समृद्धि का मतलब अपनी से पिछली अवस्थाओं में संतुलन। इतना सा मतलब है। अभी हम लोग क्या माने वो सब अपन उसका अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं। अस्तित्व में क्या डिज़ाइन है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वयं में संतुलन बराबर समाधान और अपने से पिछली तीनों अवस्थाओं में संतुलन बराबर समृद्धि। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही उत्सव है। ठीक है, बढ़िया। तो कल जो हमने बातें रखी और हम उसके बाद ये सारी बातें रखने के बाद इस जगह पर आके रुके थे कि चैतन्य पक्ष में समाधान है ना। तो चैतन्य पक्ष में समाधान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जीव चेतना से ड्रिवन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत इसको जनक थोड़ा अच्छा, इसको आपने कैसे लगाया है? यही स्लाइड को रखते हैं, देखिए ना, ये सारी अवस्थाओं में इन्होंने संतुलन को इस चार्ट के माध्यम से दिखाया है। ऊपर जाइए सबसे शुरुआत में। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा बाद में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई शेयरिंग हो तो भी बताइए, क्योंकि इसके आगे मैं समाधान के स्वरूप को रखूँगी। मैं आपको जैसे मैंने दो शब्द कहे, जीव चेतना और मानव चेतना, या कल की कोई वस्तु समझ में ना आई हो तो भी पूछ सकते हैं आप। भावना बहन समझ में आ रहा है? ये बात ठीक लग रही है? समाधान के बाद समृद्धि। समाधान मतलब जिज्ञासा प्लस समाधान। जिज्ञासा कहाँ पर होनी है? हम में। किसकी जिज्ञासा होनी? न्याय क्या है ये समझ में आ जाए, धर्म क्या है ये समझ में आ जाए, और सत्य क्या है ये समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि बालक न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। सही कार्य मतलब प्रकृति के साथ सही कार्य, और सही व्यवहार मतलब मानव के साथ सही व्यवहार कैसे हो, यही हमारा धर्म है ना। और सत्य बोध हो जाए, ये अस्तित्व कैसा है, कैसे चल रहा है, क्या है, ये पूरी चीज़ हमको पकड़ में आ जाए। इतना ही तो चाहिए। इससे तृप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी ना तृप्ति। जीने का मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? मज़ा आएगा। तो जीने का आनंद चाहिए तो उसके लिए मानव को शिक्षा चाहिए। एक्चुअली शिक्षा जो है ना, या जो जिज्ञासा है, ये आनंद के लिए पूंजी है आपकी। इस पूंजी को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे अंदर से यदि जिज्ञासा खत्म हो गई और हमारे अंदर कोई प्रकार का हट आ गया, कोई प्रकार की आसक्ति आ गई, कोई प्रकार का आवेश आ गया, हमको जिस मंजिल को जाने के लिए हम निकले थे वहाँ पहुँचे नहीं, और वहाँ पहुँचे भी नहीं, और हमारा ये है कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, जबकि वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा है जो आपको बता रहे भैया ये रास्ता है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं इस रास्ते से, आप ट्राई करके देख लो। तो जिज्ञासा इतनी सी ही बात है कि भैया आप जो कह रहे हैं उसको मैं पूरा ठीक से सुन लेता हूँ और मैं एक बारी चल के देख लेता हूँ। और यदि आपने कहा नहीं हम पहुँचे नहीं और फिर आपने उसके बाद तर्क वितर्क कुतर्क शुरू किए, तो इसमें घाटा किसका है? है ना, अटके रहेंगे आप। अच्छा, इसमें वैसे कोई समस्या भी नहीं, देखिए क्यों? क्योंकि ये शरीर यात्रा समाप्त हो जाएगी, आप पुनः बालक स्वरूप में आएंगे, पुनः उसी जिज्ञासा के साथ खड़े होंगे। समस्या कहीं नहीं है। अस्तित्व में आप समस्या को पैदा नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए इस धरती पर आपने अणु बम फोड़ दिया तो ये धरती समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के बाद पुनः पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था प्रकटन होना सुनिश्चित है।
आप अस्तित्व का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। प्रश्न ये है कि आप तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हो कि नहीं, इतनी सी बात। ठीक है, चलिए, तो यदि कुछ नहीं रखना है तो मैं इसको मिटाती हूँ। तो मैंने आपको कहा ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं ये जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जीव चेतना है ना, ये आज के जगत की यथास्थिति है, आज के संसार की यथास्थिति है। ये जगत की यथास्थिति है जिसको नासमझीवश हमने खड़ा कर लिया है। ये अस्तित्व सहज नहीं है। अस्तित्व सहज तो जानते हैं क्या है? बालक। अस्तित्व सहज है जिज्ञासा। बालक में जिज्ञासा का होना भी समाधान, ये अस्तित्व सहज है। इसको हम बोल रहे हैं स्वभाव गति। यदि हम जिज्ञासु हैं तो हम अपनी स्वभाव गति में हैं, स्वभाव गति में। इसके लिए है चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। मतलब यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, ऐसा हो चेतना विकास, मतलब जो जिज्ञासु बालक था उसकी चेतना का विकास हो गया, और इस चेतना विकास के फलस्वरूप जो अभिभावक हमें मिला उसने अपने बच्चे को, अपने बच्चे से आशा अपने शरीरगत बच्चे को नहीं, जो भी उसके संपर्क में आ रहे हैं, वो किसी का चाचा भी होगा, किसी का मामा भी होगा, किसी के लिए गुरु भी होगा, उसको आगे मूल्यों की शिक्षा दे पाए। इसको हम कह रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। लेकिन आज तो हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं ना, हमको यहाँ से यहाँ की यात्रा करनी है। जगत की जो यथास्थिति है, समस्याएं हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन आज इस क्लासरूम में समस्याओं का कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन आज की क्लास में थोड़ा ये ज़रूर बताऊंगी कि समस्याएं क्यों हैं, क्यों हैं ये समस्याएं। समझ में आएगा तो हम सही हो जाएंगे, क्योंकि मानव, हम तो जिज्ञासु हैं, हम चाहते हैं समझना, हमारी जिज्ञासा कोई तृप्त तो करे, है ना। तो जीव चेतना और मानव चेतना, यहाँ के लिए क्या है? जीवन, अरे भाई तो यहाँ के लिए अपने पास है जीवन विद्या योजना। इसी को हमने कहा है प्रौढ़ शिक्षा। वस्तु दोनों एक ही है, लेकिन इसको आज की यथास्थिति में हमको देना है। हम सब, आप लोग बैठ कर के पढ़ेंगे, सुनेंगे, बदलेंगे और बदलने में सहायता करेंगे। और ये सहायता करते करते कहाँ पहुँचेंगे? सबसे पहले बालक तक, जिज्ञासु बालक तक। हमको इस पूरे अभियान को, पूरे कार्यक्रम को, पूरी शिक्षा को, पूरी समझ को, हमारी खुशी को, जो सुख मुझे मिला है ना, वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और यदि आपको भी इस सुख का आस्वादन हो जाता है तो आप भी हमारे साथ चल पड़ेंगे। आदमी रुकता थोड़ी है, सुख मिलने भर की देर है, उसको मज़ा आनी चाहिए। और वो भौतिक सुख के लिए प्यासा नहीं है, हम छोड़ देते हैं। हमको सम्मान चाहिए पहले। रोटी कैसी भी हो, है ना, कहते हैं वो सेंटेंस बोलते हैं ना, नमक रोटी खा लेंगे लेकिन अपमान नहीं झेलेंगे। आदमी को स्वतंत्रता चाहिए पहले, शरीर की परवाह नहीं करता। लोगों ने गोलियां खा ली, फांसी पे झूल गए। जब मैं छोटी थी और मुझे सब पढ़ाया जाता तो मेरी तो समझ में नहीं आता था कैसे लोग थे। भगत सिंह, मैं सोचती थी 21 साल का एक बालक, और ये 21 साल का बालक कह रहा है कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। ये कौन बालक है भाई? और हम लोग ऐसे डरपोक जैसे क्यों हैं भाई? हम तो 21 साल में बहुत डरपोक थे। हमसे कोई बोले कि जाओ आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ जाओ तो हम तो ना चढ़े। हम तो सवेरे 5 बजे उठ जाएं, यही बड़ी बात हो गई हमारे माता पिता के लिए, है ना। तो ये क्या चीज़ है जो आदमी को ड्राइव करती है? तो आदमी को, जैसा जैसा मेरा अध्ययन बढ़ा, मैंने पाया इस दुनिया का कोई भी आदमी भौतिकता से ड्रिवन नहीं है।
वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी का जो चैतन्य पक्ष है वो भौतिक से बड़ी चीज़ है। भौतिकता उसके लिए सदा सदा साधन है। उसने यदि भौतिकता को भी साध्य बनाया तो जानते हैं किस लिए? ताकि उसको सम्मान मिल जाए, प्रेम मिल जाए, थोड़ी हूंफ मिल जाए, और कुछ नहीं है। चाहिए तो उसको कुछ और चीज़, है ना। और जिस दिन उसको लगता है गाड़ी पा करके सम्मान मिलेगा तो गाड़ी मतलब उसके लिए दौड़ पड़ता है, और जिस दिन लगता है कि अपना घर गृहस्थी त्याग करके सम्मान मिल जाएगा उस दिन छोड़ भी देता है। ये सब उसके लिए मुद्दा नहीं है। आदमी इन सब चीज़ों से ड्रिवन नहीं है। आदमी इतनी तुच्छ चीज़ नहीं है। आदमी बहुत बड़ी चीज़ है, पोषण संरक्षण करने वाली इकाई है। तो देखो, ये जो जीव चेतना है, इससे क्या आशय है? जब हम जीवों का अध्ययन करें, हालांकि ये हमारा बहुत गूढ़ विषय नहीं है, लेकिन यदि हम जीवों को देखें तो हम पाते हैं विषय और संवेदना, दो चीज़ें हमको उनमें दिखाई पड़ती हैं। विषय है आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। आहार मतलब भोजन, निद्रा मतलब सो जाना या आराम करना, भय मतलब अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाकलाप की आवश्यकता है उसको करना, शरीर नष्ट ना हो जाए इसके लिए उनमें भय नाम की एक वस्तु है। और प्रजनन, अपनी स्पीसीज को मल्टीप्लाई करना, बच्चे पैदा करना, चार कुल कार्यक्रम उनमें दिखाई पड़ते हैं। और संवेदना है शब्द, शब्द का मतलब होता है आवाज़। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच। मैं दीप्ति आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कई बार हिंदी नहीं समझ में आती। रूप, रूप मतलब उसका लुक कैसा है, दिखता कैसा है। रस और गंध, इसको बोलेंगे टेस्ट, इसको बोलेंगे स्मेल। तो जब यदि हम जीवों को देखें, विषय का मतलब होता है किसी का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब उसका जो पूरा क्रियाकलाप है, उसका जो भी मतलब जीने का एक डिज़ाइन है, वो उसका विषय है। कहते हैं ना हमारा ये विषय है। विषय मतलब हम सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। तो जब जीवों को देखा तो क्या पाया? जीव जो है, आप हमारी सोसाइटी में देखते हैं ना दीप्ति, गाय सारा दिन घूमती रहेगी और जहाँ आहार मिला खाने लगी, है ना। आहार, उसका पेट भर जाए उसके लिए शोध करते रहते हैं, कहाँ से बढ़िया खाना मिल जाए या जैसा भी उनको चाहिए। देखो गाय भी है ना, जो उसकी सूखी घास रखो, हरी घास रखो, तो पहले हरी घास खाएगी, लेकिन अगर हरी घास ना रखो तो वो सूखा चारा खा लेती है ना। तो जो गाय है उसका विषय है आहार, है ना। फिर आराम, अपने शरीर को बनाए रखना, और अपने शरीर को बनाए रखने की एक और विधि है प्रजनन, आगे बच्चे पैदा करना। संवेदनाओं का इस्तेमाल करके, जैसे आवाज़ है, मान लो शेर की दहाड़ आ गई, है ना, तो गाय जो है भागेगी। स्पर्श, रूप, रस, गंध, जैसे उसने देख लिया शेर को, है ना, तो इन सब का इस्तेमाल करके इन विषयों को पूरा करते हैं वो, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से। जैसे जो नर होते हैं वो मादा को उसकी गंध से पहचान लेते हैं कि अभी यहाँ पर प्रजनन करने का समय है। उदाहरण के लिए अब आप इसमें अपनी कल्पनाशीलता को, अपने ज्ञान को लगा लीजिए। ये हैं जीव। अब यहाँ पर श्री नागराज जी कहते हैं, अब इसके बाद जो मानव है, मानव का ये विषय और सब ये नहीं है ना, लेकिन मानव की आज की हम कहाँ बात कर रहे हैं? यथास्थिति में। मानव की आज की स्थिति, यथास्थिति। आज जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं? आदमी संवेदना प्रधान, विषयों में जी रहा है। संवेदना प्रधान। जब धरती पर मानव आया तो मानव में और जीव में एक अंतर देखने को मिलता है। जानवर के लिए, जैसे हमारे घर में हमने 2 दिन पहले ना
रोटी बनाई और रोटी में 2 रोटी बच गई, रोटी बासी हो गई, हमने नहीं खाई, लेकिन हमने डाल दिया तो गाय ने खा लिया। हमारे लिए वो बासी है लेकिन गाय के लिए वो आहार है। तो गाय के लिए विषय क्या है? प्रधान है। क्या है? विषय प्रधान। और संवेदना जो है वो गौण है, वो नहीं स्मेल करके चेक करती है कि ये बासी हो गई, 2 दिन पुरानी दे रही हैं, ये ऐसा नहीं करती, वो खा लेती। तो गाय के लिए विषय प्रधान है, लेकिन मानव के लिए स्मेल करता है। आम भी सूंघ के खाएगा, हम खरीदने भी जाते हैं ना तो सूंघ सूंघ के चीज़ें खरीदते हैं। हमारे लिए आहार ऐसे नहीं कि कुछ भी मिल गया तो उठा के खा लिया। तो आदमी का जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन जो अस्तित्व सहज प्रकट हुआ है उसमें ये बात दिखाई पड़ती है, संवेदना प्रधान विषयों में जी रहा है, लेकिन ये जो विषय हैं इसमें गड़बड़ हो गई है। विषय क्या हो गया? आदमी अभी भी आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के लिए जी रहा है। इसको बाबा जी कह रहे हैं, भाई ये तो अस्तित्व में डिज़ाइन नहीं था, तुम इसके लिए नहीं बने थे, ये तो तुम्हारे लिए उपलब्ध है। ये तो वैसी बात है कि भाई ये तो तुम्हारे लिए उपलब्ध कराया हमने, पूरा व्यवस्था करके रखा, और तुम सारा ज़िंदगी इसी के लिए भटकते रहे। ये वाला मामला गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर उसके लिए क्या चीज़ है वो 3 वस्तुएं मैं आपको बताऊंगी, है ना। देखिए यहाँ पे शब्द लिख रही हूँ, अभी इसको खोलूंगी बाद में। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ये शब्द तो वैसे परंपरा के हैं, पुराने शब्द हैं, लेकिन इनका मीनिंग यहाँ पर अलग है ना। मेरा पुत्र हो जाए, मेरे पास पैसा हो जाए, इसको नहीं बोल रहे हैं, इसका कुछ अर्थ है। तो बाबा जी कह रहे हैं बस बेटा गड़बड़ इतनी सी हो गई, जीना तो तुमको संवेदना प्रधान ही था। रोटी खाओगे तो सूंघ के ही खाना बासी है कि ताज़ी है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन जो तुमने संवेदनाओं का इस्तेमाल करके यहाँ जो तुम लग पड़े, ये है जीवों के सदृश जीना। इसको बोला जीव चेतना। मतलब चेतना का मतलब अपनी कल्पनाशीलता को जीवों के जैसा जीने के लिए लगा देना। देखिए आहार, निद्रा, भय, प्रजनन की आवश्यकता मानव को है, लेकिन 24 घंटे और 100 साल, 24 घंटा 365 दिन गुणा 100 साल, है ना, 100, इतना इसको ये नहीं करना है। ये गौण है, ये गौण है, ये प्रधान है। अस्तित्व में कह रहे हैं बेटा तुम्हारे जीने का तो ये डिज़ाइन था, तुम चल पड़े कहीं और ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जब जिज्ञासु बालक था उसको उसके जीने का डिज़ाइन, उसके रहने का डिज़ाइन उसको समझ में नहीं आया। इसको कह रहे हैं समाधान क्या है, ये पकड़ में नहीं आया, इसके लिए पुनः शिक्षा है। ठीक है, बात ठीक लग रही है, बढ़िया लग रही है। तो सत्र को यहाँ पर रोकते हैं, थोड़ा सा शरबत चाय जो भी है उसको लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नमस्कार।